आगे बढ़ने से पहले आपको इन हथियारों की एक झलक दिखाता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि पीएम मोदी ने इंडियन नेवी की ताकत को आज किस लेवल पर पहुंचा दिया है। तस्वीरें देख रहे हैं बॉस, देख के एकदम झकाझक फील हो जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। पीएम मोदी का भी मानना है कि दुनिया का भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में। लेकिन कई बार अपने दुश्मन को काबू में रखने के लिए हथियारों की झलक दिखा देनी चाहिए ताकि उसे कोई गलतफहमी न रहे। इसलिए आज आपको इन हथियारों की कुछ खासियतों के बारे में भी बताता हूं। इनमें पहला हथियार है INS सूरत। यह एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस पर बराक 8 ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर तैनात किए जा सकते हैं। ये समंदर और आसमान से आने वाले दुश्मन के हथियारों को एक बटन दबाकर उड़ा सकते हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स तैनात हो सकती है। इसके अलावा एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को निपटाने के लिए इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर में टॉर्पीडो ट्यूब्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तक तैनात किए जा सकते हैं। इसके अलावा यह एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है और 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। यह है INS सूरत की ताकत, जो दुनिया के सबसे विनाशकारी जहाजों में से एक है। इसमें 75% तकनीक मेड इन इंडिया है। INS सूरत की एक और खास बात यह भी है कि यह बहुत ज्यादा वजन होने के बावजूद समंदर में अच्छी स्पीड से चल सकता है। इसका वजन 7400 टन का है और यह 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समंदर में चल सकता है। आज पीएम मोदी ने इन हथियारों को पूरी दुनिया को दिखाते हुए चीन को एक मैसेज भी दिया। पीएम तो खुला बोलते हैं ना, मतलब सीधा हिसाब रहता है जिसको जो सुनाना है। तो एक बार सुनिए पीएम ने आज चीन के लिए क्या कहा है। उसके बाद साइलेंट किलर हथियार के बारे में भी बताऊंगा, जो होगा भी सामने तो भी दिखेगा नहीं बॉस। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। यानी जो चीन इंडो पैसिफिक रीजन में कब्जा करना चाहता है, उसको नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा हिसाब बता दिया कि सबको लेके चलना होगा बॉस। INS सूरत के अलावा पीएम मोदी ने आज INS नीलगिरी को भी देश को समर्पित किया। यह भी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो अल्फा स्टील्थ तकनीक से तैयार की गई है। यानी ये इतना मजबूत जहाज है कि दुश्मन के हथियार और समुद्र का खारा पानी कुछ नहीं कर सकता इसका। इसे लंबे समय तक समुद्र में तैनात किया जा सकता है। इसके आने के बाद इंडियन नेवी की ताकत समंदर में कई गुना बढ़ जाएगी। INS नीलगिरी से 3 डायमेंशंस यानी 3 तरह के खतरों को खत्म किया जा सकता है। एंटी सबमरीन, एंटी एयर और एंटी सरफेस हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। इसके कुछ फीचर्स आपको जानने चाहिए। जैसे INS नीलगिरी दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से एक है। यह 17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है और इस तकनीक के आने के बाद नेवी में वॉरशिप की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। यह जहाज इतना बड़ा है कि इसके पिछले हिस्से से चेतक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और MH-60R हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन कर सकता है। इस वॉरशिप की मदद से उड़ान भरकर समुद्री लुटेरों को भी रोका जा सकता है। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी ने कई देशों के कार्गो शिप को लुटने से बचाया है। आज पीएम मोदी इंडियन नेवी को तीसरा सबसे घातक हथियार INS बागशीर सबमरीन भी सौंपते दिखे। सबसे खास बात यह है कि सबमरीन को भारत में ही तैयार किया गया है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया के तहत इसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इस सबमरीन से दुश्मन के जहाज और सबमरीन पर एंटी शिप मिसाइलों से सटीक हमला किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समंदर की गहराई में दुश्मन की कोई भी तकनीक इसकी सही लोकेशन का पता ही नहीं लगा सकती। यानी यह हमला करने के अलावा दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है। इसमें सभी तरह के घातक हमलों के लिए भारी भरकम सेंसर और हथियार लगे हुए हैं। भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना में कलवारिस क्लास की सबमरीन INS वागशीर को शामिल किया जाएगा।
यह सबमरीन कलवारी क्लास की छठी सबमरीन, मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो यह लेटेस्ट और एडवांस तकनीक से लैस सबमरीन है। कलवारी क्लास की 5 सबमरीन पहले से समंदर में तैनात है। इनकी खासियतें भी तो सुनिए। आईएनएस बागशीर सबमरीन की लंबाई 221 फीट लंबी है, ऊंचाई 40 फीट, वजन 1600 टन। समंदर में पानी के दबाव को झेलने के लिए इसे स्पेशल स्टील से बनाया गया है। इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिससे यह पानी की गहराई करीब 350 मीटर नीचे 50 दिन तक एकदम आराम से मजे में रह सकती है। सबसे खास बात यह कि सबमरीन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिसकी वजह से यह रडार की पकड़ में ही नहीं आती। इस सबमरीन में 1250 किलोवाट के डीजल इंजन है, जिससे यह समंदर में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन अगर डीजल खत्म हो जाए तो इसके लिए इस सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स हैं। हर बैटरी सेल का वजन करीब 750 किलो है। इन बैटरीज के दम पर आईएनएस वागशीर समंदर की सतह पर 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि समंदर के अंदर 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आईएनएस वागशीर पूरी तरह से भारत में बनी है। इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। यह सबमरीन साइलेंट किलर है। इसका मतलब यह है कि यह सबमरीन बिना आवाज की चुपचाप दुश्मन का काम तमाम कर देती। इसके पीछे के हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रपल्शन मोटर लगाई गई। इस तकनीक को फ्रांस से लिया गया। यह तकनीक इंजन से आने वाली आवाज बाहर आने ही नहीं देती। इससे दुश्मन के खोजी हवाई जहाज हो या सबमरीन, इसकी जानकारी उन्हें ठीक से पता ही नहीं चल पाती। आवाज ही नहीं हो रहा, पता कैसे चलेगा कहां है। इसके अलावा यह समंदर की गहराइयों में माइंस बिछा सकती है, ताकि दुश्मन के वॉरशिप और सबमरीन में ब्लास्ट किया जा सके। यह सबमरीन एडवांस वेपन से लैस है। इसके ऊपरी हिस्से में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जा सकता है। एक बार में 12 टॉर्पीडो इससे फायर हो सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल SM-39 भी लॉन्च की जा सकती है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यानी यह सबमरीन एक जासूसी वॉरफेयर है, जो पहले दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करेगी चुपचाप, और जब दुश्मन से खतरा होगा ठोक देगी। आईएनएस बागशीर को भी अरब सागर के आसपास तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। 2017 से प्रोजेक्ट 75 के तहत लगातार समंदर की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक कलवारी क्लास की सबमरीन्स समंदर में उतारी जा रही है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत को आईएनएस वागशीर जैसी सबमरीन की जरूरत पड़ी क्यों। दरअसल भारत की समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर लंबी है। इसमें बाईं तरफ अरब सागर में कराची से होने वाली हरकतों को कंट्रोल किया जा सकता है। राइट में बंगाल की खाड़ी है, जहां चीन लगातार घुसपैठ करता है। इसके अलावा नीचे हिंद महासागर में चीन ने अपने व्यापार के लिए कई आइलैंड पर कंट्रोल किया हुआ है। भारत ने अपनी इसी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए घातक हथियारों को समंदर में उतारा है। मतलब चीन को, पाकिस्तान को पता रहना चाहिए कि भैया चू चपड़ मत करो, ठोक दूंगा। आप देखिए कि आमतौर पर नए साल के मौके पर ज्यादातर देशों के चीफ हॉलिडे प्लान करते हैं, किसी खूबसूरत जगह पर छुट्टी पर चले जाते हैं, अपने लिए बढ़िया बढ़िया चीजों की शॉपिंग करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही टाइप के प्रधानमंत्री हैं। नए साल में भारत के लिए नए नए खतरनाक हथियार खरीद रहे हैं। साल 2025 के लिए पीएम मोदी ने हथियारों की पूरी शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है भाई। सबसे खास बात यह है कि इनमें से कुछ हथियारों की डिलीवरी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी 11 और 12 फरवरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस के साथ कई बड़ी डिफेंस डील साइन कर सकते हैं। पीएम मोदी इस बार इंडियन नेवी के लिए राफेल का M वर्जन यानी राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। राफेल के इन मरीन फाइटर जेट को इंडियन नेवी के वॉरशिप आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन नेवी के लिए पीएम मोदी 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की डील कर सकते हैं। इस डील के तहत फ्रांस के नेवल ग्रुप की मदद से तीनों सबमरीन को भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में तैनात किया जाएगा। इस डील में भारत के करीब 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी की लिस्ट में भारतीय सेना के लिए तीसरा हथियार प्रचंड हेलीकॉप्टर है। यह स्वदेशी तकनीक से तैयार हल्के फाइटर हेलीकॉप्टर है, जो खास तौर पर पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए LOC और LAC पर तैनात किए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया है। इस डील की कीमत लगभग 53,000 करोड़ रुपए है। हथियारों की लिस्ट में चौथा हथियार एडवांस टो आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS है। पीएम मोदी 307 आर्टिलरी गन सिस्टम का ऑर्डर दे चुके हैं। अगले कुछ सालों में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी।
इस डील में 8,500 करोड़ रुपए की लागत आई। यानी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सेना को, भारत की सीमा को मजबूत करते जा रहे हैं, सुरक्षित करते जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कुछ साल पहले पीएम मोदी ने भारत के लिए 36 रफाल खरीदे थे, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई कि 26 और खरीद रहे हैं। दरअसल अभी तो रफेल खरीदे गए वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे गए, अब इंडियन नेवी के लिए रफेल का एम वर्जन फाइटर जेट खरीदा जाएगा। रफेल का यह एम वर्जन खास तौर पर समुद्री एरिया पर में हवाई हमले के लिए डिजाइन हुआ है। नए रफेल को इंडियन नेवी के स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। रफेल का एम वर्जन उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए शॉर्ट टेक और बट अरेस्टर लैंडिंग तकनीक लगाई गई है। इससे यह बहुत कम जगह पर लैंड हो सकता है। वो नहीं देखते कि जहाज पे आके लैंड करता है तो पीछे से गुब्बारा सा खुल गया या उसमें तकनीक लगी रहती है कि कम जगह में लैंड हो जाता है। तो अभी वाला रफेल तो वो तो हवा में उड़ने के लिए है, मतलब जमीन पर से, तो वो वहां कैसे उतरेगा। अभी आईएनएस विक्रांत पर रूसी मिग 29 तैनात हैं जो धीरे धीरे सेवा से बाहर हो रहे हैं। तो चूंकि पीएम मोदी का तो है कि भाई पहले से सोच के रखो कि जब हट जाएगा तब थोड़ा ही काम होगा। तो मिग 29 जेट्स करीब 50 साल पुराने हैं। आज की तकनीक के हिसाब से ये जेट्स आउटडेटेड हो रहे हैं। इसलिए पीएम मोदी नेवी की ताकत को बढ़ाने के लिए नए रफेल की तैयारी को लाने की तैयारी कर चुके हैं। बात चाहे सेना की ताकत हो, सनातन की ताकत की हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्लियर है। न सुरक्षा से समझौता, न सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने से कोई कसर। आज पीएम मोदी ने नौसेना को वो त्रिशक्ति दी जो वक्त आने पर चीन और पाकिस्तान को 3rd डिग्री टॉर्चर देगी। आज ही पीएम मोदी ने सनातन और अध्यात्म को मजबूत करने वाला भी एक काम किया। पीएम मोदी ने आज एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन टेम्पल का लोकार्पण किया। यह इस्कॉन टेम्पल मुंबई के पड़ोसी शहर नवी मुंबई के खारघर में बना है, जहां आज पीएम मोदी पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ इससे भव्य इस्कॉन टेम्पल का इनॉग्रेशन किया। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। आप देखिए कि इस्कॉन के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी कैसे भक्ति रस में डूबे हुए नजर आए। मैं अभी देख रहा था श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, इस मंदिर के पीछे जो विचार है, इसका जो स्वरूप है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। वृंदावन के 12 जंगलों पर आधारित एक उद्यान भी विकसित किया गया है। मुझे विश्वास है ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ देश की ताकत बढ़ा रहे हैं, सनातन की ताकत बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो जिस तरह से फेक नैरेटिव की बात करते हैं, इंडियन स्टेट से लड़ने की बात करते हैं, और कैसे कांग्रेस जो है वो एक के बाद एक झूठ की राजनीति करती रही है, ये देश ने देखा है। आज कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक और फेक नैरेटिव बस्ट हो गया। कांग्रेस ने दिल्ली के कोटला रोड के अपने नए चमचमाते दफ्तर का उद्घाटन किया। यह नया दफ्तर है कांग्रेस का। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में अपने इस आलीशान दफ्तर को बनवाने में 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सुनने में लग रहा हो 250 करोड़ रुपए, वो भी उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान, आपको याद होगा, कितना रोना पीटना मचाया था। आरोप लगाया था कि मोदी ने तो कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करवा दिए। हाय हाय, अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, अब हमारे पास तो पैसा ही नहीं बचा, हमारे उम्मीदवारों के पास तो ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं हैं। यही कहती थी ना कांग्रेस। बीजेपी का दफ्तर दिखा के कहती थी कि बताइए इनको कितना चंदा मिल रहा है, इतना आलीशान दफ्तर बना रहे हैं। अपना दफ्तर कम है, 250 करोड़ का दफ्तर बनाए। बनाने में दिक्कत नहीं है बॉस, बनाइए ना, 500 करोड़ का दफ्तर बनाइए, लेकिन खुद कंबल ओढ़ के घी मत पीजिए और दूसरे को गाली दीजिएगा।
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जो अपने आलीशान नए दफ्तर में बैठेंगे, अब कोई उनसे पूछे कि जब चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे तो इस दफ्तर को बनाने के लिए कौन से खजाने से पैसे निकल रहे हैं। कांग्रेस का नया दफ्तर बीजेपी मुख्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, जिसका उद्घाटन आज सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। और करीब 46 साल बाद कांग्रेस पार्टी का परमानेंट एड्रेस बदल गया। कांग्रेस का पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड था, अब नया पता है 9A कोटला रोड, नई दिल्ली। इस दफ्तर को इंदिरा भवन नाम दिया गया है। तो जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने आरोप लगाते नहीं थकते कि बीजेपी ने तो अपने दोस्तों के दम पर इतना आलीशान दफ्तर बना लिया, अब वही कांग्रेस अपने नए दफ्तर में शिफ्ट हो रही है, जो किसी राजमहल से कम नहीं दिख रहा। नाम भी इंदिरा भवन है, मतलब गांधी परिवार से ये लोग बाहर ही नहीं निकल पाते। दे देते ना कुछ और ना, अभी मनमोहन सिंह के लिए इतना आंसू बहाए थे, मनमोहन सिंह के नाम पर रख देते। कांग्रेस का नया दफ्तर तकरीबन 2.25 एकड़ में फैला है, 6 फ्लोर है। टॉप फ्लोर पर कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा है। नए दफ्तर में बिजली के लिए सोलर एनर्जी पैनल लगे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था और सुविधा दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। अच्छी बात है, बनाइए दफ्तर, लेकिन दूसरा करता है तो उसको बेईमान मत बताइए। देश में सच बोलना सीखिए।